Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual fund and related matters. You can call us on the following three lines: 2331-4444, 2371-7106 and 2342-1050. Please remember to prefix 011 if you're calling us from outside Delhi. I am Ishan Mittal and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं: 2371-7106, 2331-4444 और 2342-1050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धीरेन्द्र, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। पहले हेडलाइंस के साथ ईशान मित्तल। India's GST collections jumped 10% year-on-year to 1.63 lakh crore in September. Country's largest car maker Maruti and second largest car maker Hyundai records highest ever monthly sales in September. And global crude oil prices rise 2% during the week. Brent ends near $95.5 a barrel. सितंबर में भारत का जीएसटी संग्रह एक साल पहले की तुलना में 10% बढ़कर लगभग 1,63,000 करोड़ रुपए हुआ। देश में पहले और दूसरे नंबर की बड़ी वाहन निर्माता कंपनियों मारुति और हुंडई ने सितंबर में अब तक की सर्वाधिक मासिक बिक्री दर्ज की और इस हफ्ते कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें 2% बढ़ी। ब्रेंट लगभग $95.5 प्रति बैरल पर पहुंचा। आइए पहली खबर पे नजर डालते हैं। देश में सितंबर में जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर का सकल संग्रह 1,62,712 करोड़ रुपए रहा। इसमें से केंद्रीय जीएसटी 29,818 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी 37,657 करोड़ रुपए, एकीकृत जीएसटी 83,623 करोड़ रुपए तथा उपकर 11,613 करोड़ रुपए है। सरकार ने एकीकृत जीएसटी से केंद्रीय जीएसटी के 33,736 करोड़ रुपए और राज्य जीएसटी के 27,578 करोड़ रुपए का भुगतान किया। नियमित निपटान के बाद सितंबर में केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व केंद्रीय जीएसटी में 63,555 करोड़ रुपए और राज्य जीएसटी में 65,235 करोड़ रुपए है। सितंबर में जीएसटी की वसूली पिछले साल सितंबर की तुलना में 10% ज़्यादा है। इस महीने के दौरान घरेलू लेन देन से हुई वसूली पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 14% अधिक है। 2023-24 में पिछले महीने चौथी बार सकल जीएसटी संग्रह का आंकड़ा 1,60,000 करोड़ रुपए के ऊपर गया है। And we have our first caller from Kolkata, Bikash Mahato. Bikash ji, please ask your question. जी नमस्ते मार्केट मंत्रा। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। एसबीआई मल्टी कैप फंड 1 ईयर हो गया 2 डिजिट रिटर्न दे रहा है। एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड 6 मंथ हो गया 2 डिजिट रिटर्न दे रहा है। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, एसबीआई लार्ज कैप इक्विटी फंड रेगुलर प्लेन ग्रोथ 5 ईयर हो गया 3 डिजिट रिटर्न दे रहा है। मेरा ईयर 36 है। मैं अगले 5 साल के लिए तीनों रखना चाहता हूँ, कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, लेकिन सब कुछ आपका एसबीआई में लगा हुआ है और कई बार क्या है कि बहुत सारे जो
स्टॉक बहुत सारा जो आइडिया का जो टिल्ट है, हालांकि आपका डिविडेंड यील्ड और बाकी दोनों फंड अलग स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं डिस्टिंक्टली। सब कुछ ही पूरा फैमिली अगर आउट ऑफ फेवर हुआ तो आपको थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहिए, और अगर 5 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये तीनों फंड अच्छा करेंगे इतने लंबे पीरियड में, जहां पे आपको इस तरह का ये तीनों फंड अच्छे हैं। And we move on to our next news item. The country's largest automaker Maruti Suzuki India today announced that its wholesales increased by 3% year on year to 181,343 units in September, its best ever month. The company had dispatched 176,306 units to dealers in the same month last year. The company in a statement said that its domestic PV sales witnessed an uptick of 2% to 150,812 in September 2023. In the April-September period, Maruti Suzuki's total sales crossed the 10 lakh sales mark. Meanwhile, the country's second-largest automaker Hyundai Motor India also said its total wholesales rose 13% year-on-year to 71,641 units in September, its highest ever in a month. Domestic sales rose 9% to 54,241 units last month. अगले कॉलर हमारे साथ हैं मुंबई से संजय। संजय, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। Sir, considering high valuations of small cap funds, should I exit small cap funds and invest into large cap funds, or should I still follow my desired high valuation of small cap funds? If you need your money in next 1 or 2 years, then take out of small cap, because you know the extraordinary return. Small cap, just be aware. I don't know whether it is too expensive or not, or many companies are expensive, many companies are not, or they will still be growing, because small caps might be expensive, but small caps are also able to grow their earnings much faster. And suddenly what is expensive after 1 or 2 quarters may not look expensive, but that's not the point. The point is that investor you should have time, 4-5 years at least, even from here. The other is that you should be ready for the big declines, because when market falls, small caps fall for more, dramatically, more freely, so much more. So, are you ready for it? Most investors who have come to invest in small caps in the last 1 or 2 years may not be prepared for it. So, that's the point. If you need the money, and if you want to spread it, and also see how much money is in small caps. If all your money is in small caps, then spread it. For individual investors, the only insurance we have is diversification. So you should have money in small caps, mid caps, and large caps as well. If all of it is in small caps, and you haven't seen the bad phase of the market, you could be in for a not so good surprise. धीरेन्द्र, अभी हम जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां देख रहे हैं, परिदृश्य जैसा है, अब एक तरफ कहीं युद्ध छिड़ा हुआ है, दूसरी तरफ जो आंकड़े आ रहे हैं अभी जो विकसित देशों से, उनको देखते हुए, उस परिदृश्य को देखते हुए आप अभी की आर्थिक स्थितियों पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? कम समय में, कम अवधि में, अगर एक सप्ताह, एक महीना देखा जाए तो ये सब दुनिया भर में जो कुछ भी हो रहा है, जो अनिश्चितता है, ब्याज दरें बढ़ेंगी, उसका बाजार पे असर होता है, तेल के दाम बढ़ने से बिल्कुल असर पड़ता है उससे इकोनॉमीज पे, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। लेकिन ये सब चीज होने के बावजूद सबसे बड़ा ड्राइवर जो मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में होता है कि क्या कंपनियां अपनी आमदनी बढ़ा पाती हैं, क्या कंपनियों के अर्निंग्स बढ़ रहे हैं, और उनके बढ़ने का रफ्तार क्या है। अगर कंपनियों की आमदनी बढ़नी बंद हो जाए, या कंपनी की आमदनी बढ़ती रहे लेकिन बहुत ही कम मात्रा में बढ़े, तो कोई खास बात बनता नहीं है। अभी अगर हम देखें कि अगर सारी कंपनियों को, सेंसेक्स या निफ्टी की सारी कंपनी को अगर जोड़ दिया जाए उनकी आमदनी को, और उसकी तुलना में अगर उसको ये उनके मार्केट कैप की तुलना में देखा है तो करीब है।
अगर आप 100 रुपए का शेयर खरीदते हैं तो जो अंडरलाइन कंपनी है वो 5% कमा रही है, जो कि मुझे लगता है और ये ऐसी कंपनियां हैं जो अभी भी 12-13% की रफ्तार से बढ़ रही हैं। तो इस रफ्तार से बढ़ने वाली कंपनियों को, जो कि निफ्टी और सेंसेक्स की देश की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, और इसमें कुछ नुकसानदेह भी है, कुछ बहुत जबरदस्त रफ्तार से बढ़ने वाली हैं, कुछ कंपनियां जो कि आउटलायर्स हैं। पिछले साल स्टील और बाकी मेटल कंपनी में जिस तरह का मोमेंटम देखा गया, उसके बावजूद ये इस तरह का नंबर दिख रहा है। तो अभी बाजार बहुत महंगा है ऐसा कहना मुश्किल है। हाँ, ऐसा संभव है कि जो छोटी कंपनियां, मिड साइज कंपनियां हैं, जहां पे आमदनी भी बढ़ रही है लेकिन दाम उसका बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, वहां पे लोगों को निराशा होगी और वहां पे लोगों को और अगर आपके पास समय नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड में कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा कंपनी में लगाया हुआ पैसा किस फंड का बहुत ज्यादा गिरेगा और कम गिरेगा। And we have our next caller from Mumbai, Ravi. Ravi ji, please ask your question. हेलो Hello, Ravi. धीरेन्द्र सर को भी नमस्कार। नमस्कार। मुझे जानना है कि मैंने 4 फंड का सिलेक्शन किया म्यूचुअल फंड का, और उसमें प्लान कर रहा था इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वो 4 काफी हैं कि उससे कम करना चाहिए। पहला है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ग्रोथ, दूसरा है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप ग्रोथ, निप्पॉन इंडियन मल्टी कैप ग्रोथ और क्वांटम एक्टिव फंड डायरेक्ट। Dhiren ji? Yeah. Were you able to... No, these are good funds and he has invested well. I don't know what his question is. Actually, is he wanting a second opinion on these funds, or is there... Could you make out his question? If you could review the portfolio for him, if these are good returns. He has few funds and good funds, so he should just carry on. And it is very important to carry on when continue his investment, even when the markets are very volatile. जी, और श्रोताओं को हम याद दिला दें कि आप सुन रहे हैं मार्केट मंत्र, और आप हमारे साथ हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार, जिनसे सवाल पूछने के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं 23717106, 23314444 और 23421050 पर। और इसके साथ ही अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं तेलंगाना से विशाल। विशाल, स्वागत है आपका। विशाल, अपना सवाल पूछें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये मार्केट के बारे में समझना चाहता हूँ। So how to approach this, sir? Could you be more specific, Vishal? What are you talking about? Mutual funds? Do you have a specific query about mutual funds? No, sir. Just Okay. how to bring. I would like to. Okay. ये नए निवेशक हैं और आप मानकर चलें कि पहली बार कुछ निवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, my suggestion to you will be, before investing, or maybe, you can start with a conservative fund and do your SIP. But meanwhile, I would like to suggest you 3-4 to really figure out as you start your investment journey. One is that all investment of any kind, they are either equity or debt, mostly. Otherwise, you buy a house and you buy gold. They are all, assets of a different kind, but equity and debt is the productive asset base. When you do a bank deposit, when you go to a post office to buy NSC or whatever, that is all fixed income. That is debt. You are lending money to someone, or you are buying ownership in a company. There are different ways of buying stocks. One is that you go in the market and buy shares. Then you buy a equity mutual fund, or you put your money in NPS, and where 75% of the money can be invested in equity. These are other forms of investing in equity. Then there is a third form of equity, which is very exciting for many first-time entrants, and it is avoidable because it is very risky. Because it is supposed to be, it was invented primarily to reduce the risk of investing in the derivatives of the equity market. That is not purely equity, but it is, derived from equity. That is why it's called derivatives, futures and options. It's a contract to buy it's an agreement to buy or sell something at a future date
if it's at a certain price, which virtually, it amounts to very large scale speculation in the market. And SEBI in its report this year has said that 92% of the investors indulging in this, they lose money. They don't make even as much money as fixed deposit. So it is very important for people to understand that the way to invest is buying into equity, investing into fixed income through multiple ways, and investing in equity through a derivative is a loser's game substantially for people, and it is dangerous. So, and till you figure this out in great detail, start reading, start understanding, start your 5,000 rupee, 2,000 rupees SIP in a aggressive hybrid fund. These are funds where your money is able to diversify very well, equity, fixed income, and substantially into equity, nominally into fixed income. You are able to ride the market and start, the biggest learning that comes from you is, when you are able to see your 2,500 rupees into 12 over the next 1 year. And that first accumulation of that money and the appreciation of equity at a higher rate, generally over 2, 3, 4 years time period. That is the biggest learning. That's the biggest coaching. You have to experience it. Thank you, Dhiren ji. We have our next caller from Delhi, Yogesh. Yogesh ji, please ask your question. नमस्कार सर। नमस्ते सर, मेरा सवाल है कि मैंने काफी रिसर्च करके अपना पोर्टफोलियो बनाया है म्यूचुअल फंड का, जिसमें मैं चाहूंगा कि आप उसको अगर एनालाइज करके एक बार बता पाएं कि वो कैसा है। मेरा ये एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, पराग पर एक टैक्स सेवर और एक्सिस और एसबीआई का स्मॉल कैप फंड इसमें है। सर, इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये भी है कि मेरे एसबीआई, एक्सिस और मेरा ही तीनों अंडर परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त। तो ये क्या सही रहेंगे फंड लॉन्ग टर्म में? आपके हिसाब से कितने दिन से ये अंडर परफॉर्म कर रहे हैं? तो एसबीआई, एक्सिस 3 साल से बेंचमार्क थोड़ा कम रिटर्न दे पा रहे हैं। ये सारे अच्छे फंड रहे हैं, अभी भी मैं कहूंगा कि अच्छे ही फंड हैं और इनको थोड़ा और समय दीजिए। और खासकर जब ये ब्लू चिप और लार्ज कैप अच्छा नहीं करते हैं तो उनका अभी प्रदर्शन भी थोड़ा कमजोर है बाकी बाजार की तुलना में। इस वजह से मेरी हमेशा सलाह होती है कि आपको ऐसे फंड में पैसा लगाना चाहिए जो कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की बजाय फ्लिप कैप, मल्टी कैप, जो कि बाजार में आपका पैसा वेल स्प्रेड रहे और आपका जो टैक्स सेविंग फंड है वो भी अच्छा है और 3 साल तक आप उसमें से निकाल ही नहीं सकते। तो मुझे उम्मीद है कि जब ये बाजार का जो अभी अंधाधुंध रफ्तार से जो ये बढ़ रहा है, इस दौर में कभी भी जब कोई रुकावट आएगी तो आपके फंड काफी बेहतर तरीके से उस गिरावट के दौर को विथस्टैंड कर पाएंगे। जी, अगले कॉलर हैं भिलाई से रवि। रवि, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हाँ, गुड इवनिंग मार्केट मित्रा। धीरेन साहब को भी मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा सवाल है कि मेरे बहुत लिमिटेड फंड्स में मेरा जो है एसआईपी चलता है म्यूचुअल फंड में, प्रीडोमिनेटली स्टेट बैंक और कुछ थोड़े बहुत बाहर के भी हैं और सब अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। 16-17% का एवरेज रिटर्न है और मैं प्रॉफिट बुक करता रहता हूँ। लेकिन अभी जैसे बूम पे भी मैं जब मैं प्रॉफिट बुक करने की बात सोचता हूँ तो मेरे जो इन्वेस्टमेंट के जो मेरे गाइड हैं, जो म्यूचुअल फंड ऑफिस में जाता हूँ वहीं पे करता हूँ, तो वो मुझे डिस्करेज करते हैं कि अभी बने रहिए करके। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे जिस पर्पस से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या यदि प्रॉफिट बुक कर लेने से मेरा कैपिटल इरोड हो जाता है और बाद में मेरा नुकसान हो सकता है, इसलिए शायद वो डिस्करेज करते हो, या बहुत ज़्यादा गेन करूंगा ऐसा सोच के वो डिस्करेज करते हो। तो मुझे थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी चाहिए थी, तो मैं सोचा धीरेन सर से पूछूंगा मैं। थैंक यू। नहीं, म्यूचुअल फंड 2 स्थिति में निकालना चाहिए, बल्कि 3 स्थिति में निकालना चाहिए। एक तो आप अगर किसी उद्देश्य से इन्वेस्ट कर रहे थे और वो उद्देश्य पूरा हो गया, आपने पैसा जमा करना शुरू किया और आपने सोचा कि जब 10 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा तो आप एक मकान खरीदेंगे और उसके डाउन पेमेंट के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर ये पूरा हो गया है तो अपना पैसा निकाल लीजिए, तुरंत निकाल लीजिए। अगर ऐसा नहीं है, आपको भविष्य में 5-10 साल के बाद इस पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो इस पैसे का क्या किया जाए। इसमें अगर आपको बाजार से डर लग रहा है तो आपको एक चीज करना चाहिए, आपको निर्धारित करना चाहिए कि कितना पैसा, अगर आपका जो भी पैसा इकट्ठा हुआ है उसका कितना पैसा आपका फिक्स्ड इनकम में होना चाहिए जो कि बाजार गिरे तो नहीं गिरेगा। अगर आपका पूरा पैसा अगर 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए इकट्ठा हो गया है तो आप सोचिए कि आपका क्या 1/4 पैसा आपका फिक्स्ड इनकम में होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो बाजार गिरेगा तो 1/4 पैसा, इसके 2 फायदे हैं। जब बाजार गिरेगा तो 1/4 पैसा नहीं गिरेगा, तो अफसोस आपका कम होगा। दूसरा,
आपके पास पैसा रहेगा जो कि आप गिरे हुए बाजार में लगा पाएंगे। लेकिन ये आपको निर्धारित करना जरूरी है ताकि आप केवल ऐसे ही अंदाजे पे आप पैसा निकालिए या लगाइए नहीं, क्योंकि हो सकता है कि बाजार चलता रहे क्योंकि बाजार अभी पिछले 8 महीने से लोग कह रहे हैं कि बहुत महंगा है, और इस महंगाई के बावजूद भी ये 20-22% इस महंगाई के दौर में बढ़ पाया है और पिछले 1 महीने में बढ़ पाया है। तो बाजार का बहुत और आपको जरूरत पर निकालना चाहिए। एसेट एलोकेशन निर्धारित करने के बाद अगर ये आपका 75% इक्विटी में लगा हुआ इस एसेट एलोकेशन को इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर वो 75% बढ़ के 85 होता है तब 10% निकाल लीजिए। तीसरा बात कि आपको आम तौर पे अगर जरूरत नहीं है और आपका फंड अच्छा कर रहा है तो आपको पैसा नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि निकालने के बाद आपके लिए समस्या होती है कि आप उसको लगाए कहाँ। और आमतौर पे जैसे आप अपना पैसा निकालते हैं तो आपके मुनाफे का 10% पैसा अगर आपका इन्वेस्टमेंट पुराना है तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगता है। तो आपके पैसा निकालने की वजह से आपकी पूंजी कम हो जाती है, आपके मुनाफे का 10% पैसा आपको टैक्स देना पड़ता है। तो इससे बचना चाहिए, लेकिन तब भी रिस्क कम करना आपकी जिम्मेवारी है। इसलिए एसेट एलोकेशन का प्लान इंप्लीमेंट करना आम निवेशकों के लिए एक अच्छा नजरिया है, इसके बजाय कि आप अंदाजे पे या किसी से पूछ के किसी आपके पास एक रूल होगा जिसको आप फॉलो करेंगे। And moving on to Kolkata, we have Tapas. Tapas, please ask your question. Good evening, sir. Market Monto team. तापस अपने रेडियो सेट की आवाज कम कर दें। हाँ ठीक है, श्योर। तो सर नेक्स्ट लास्ट टाइम जब डिस्कस हुआ था वो IDCW के लिए बोला था। एक्चुअली हमारा पास HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है 10 लाख का। एक्चुअली मैं सीनियर सिटीजन भी हूँ, तो उसमें मेरे 7,800 आ रहा है, तो ये देता है पर यूनिट का। तो मैं देख रहा हूँ कोई भी फिक्स्ड डिपॉजिट से ये ज्यादा है। लेकिन आपने एक बात बोला था लास्ट टाइम जो IDCW जो है उसको ठीक नहीं है, लेकिन सर ये थोड़ा सा क्लियर करेंगे। आपको अभी कितना डिविडेंड मिल रहा है हर महीने? हमारा मिल रहा है टोटल 7,800 पर मंथ, 23 पर यूनिट करके। अच्छा, देखिए मेरा जो IDCW जो कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल प्लान जो पहले डिविडेंड कहा जाता था, वो काफी ये एक तरह से ये डिविडेंड प्लान है म्यूचुअल फंड का। अब इसका नाम बदल दिया गया है क्योंकि ये डिविडेंड के बारे में हमें आमतौर पे ये हमारा आकलन होता है, हमारी समझ होती है कि कंपनी को मुनाफा हुआ और कंपनी मुनाफे के बाद वाले पैसे को जितना रखना चाहती है रखे और जो नहीं रखना चाहती है वो निवेशकों को वापस कर देती है हर साल डिविडेंड के तौर पे। म्यूचुअल फंड का डिविडेंड इससे अलग है। आपने जो भी पैसा लगाया है वो पैसा आप कभी भी म्यूचुअल फंड से निकाल सकते हैं, और कंपनी IDCW प्लान में निर्धारित करती है कि आपको कब कितना डिविडेंड देगी, कितना डिस्ट्रीब्यूशन आपको देगी, कितना पैसा आपको वापस करेगी। तो म्यूचुअल फंड से आप मेरी सलाह हमेशा ये होती है कि आपको पैसा ऐसे निकालना चाहिए जितनी आपको जरूरत हो, और वो प्लान आप खुद कर लें। अगर आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए निकालें तो वो पैसा टैक्स इफिशिएंट ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें जो आपका जो भी पैसा है, अच्छा वो 10 लाख रुपया और उससे अगर आप 10,000 रुपया निकालते हैं या 20 लाख रुपया है जिससे आप 10,000 रुपया निकालते हैं, तो अगर आप 10,000 रुपए का अगर आप टैक्स कैपिटल विड्रॉल अगर आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है IDCW की तुलना में, क्योंकि ये जो आपको पैसा मिल रहा है ये पूरी तरह से आपकी आमदनी में जोड़ दिया जाता है, इसको आपकी आमदनी मानी जाती है और इस पे टैक्स लगता है। जब आप SWP करते हैं तो वहां पे आपकी जो पूंजी आ रही है उस पे आपको टैक्स नहीं लगता है, केवल आपके रिडीम किए गए यूनिट्स के मुनाफे पे जो गेन कॉम्पोनेंट है जो कि बहुत छोटा सा रकम होगा, केवल उस पे ही आपको डिविडेंड मिलता है। और जो बचा हुआ आपका यूनिट पहले से है जिसमें कि डिविडेंड जो हुआ है वो फंड में अभी भी बरकरार है, उस पे आपको टैक्स नहीं देना होता। तो वो ज्यादा टैक्स के नजरिए से ज्यादा कारगर है। लेकिन अगर आपको टैक्स देना ही नहीं होता है तो आपके लिए फर्क नहीं पड़ता है, डिविडेंड प्लान भी अच्छा है। Dhiren, there have been some changes in SIP investment via ECS. For the benefit of our listeners, could you please explain what are these changes and what should they keep in mind? There is a small rule which has been changed. Earlier it was possible, earlier people could invest
in mutual fund and through SIP, and they gave an authorization. They gave a mandate to the bank that when you get where the investor was authorizing the bank that whenever the fund company is asking for this much money or up to this much money, you can you are permitted to debit my bank account and give that money to mutual fund. When that mandate was getting created, it was a perpetual mandate, so it will keep on happening till it will keep on, that authorization was forever. Now that authorization has been limited to 30 years. Thank you, Dhiren. We have our next caller on the line. Sorry, the caller is not yet available. We'll read the next report, Oil Weekly Report. Global crude oil prices rose 2% during the week after gaining ground on Friday, as strong holiday demand from China, persistently tight US fundamentals outweighed expectations of possible supply increases from Saudi Arabia. Brent crude prices ended the week to $95.43 per barrel. US crude closed at $91.87 per barrel. The market eased about 1% on Thursday, as traders took profits after prices soared to 10-month highs, and some worried that high interest rates may weigh on oil demand. Improving macro data from China, the world's largest oil importer, coupled with strong fuel demand as it embarked on its week-long Golden Week holiday on Friday, supported prices. The US economy maintained a fairly solid pace of growth in the second quarter, and activity appears to have accelerated this quarter, data showed on Thursday, indicating that strong fuel demand could remain. Traders are awaiting next week's meeting of the Organization of Petroleum Exporting Countries and Allies, together called OPEC Plus, for indications of whether Saudi Arabia might want to step up supply, following a nearly 30% jump in prices this quarter. The OPEC Plus ministerial panel meeting is scheduled for October 4. We have the caller online. They have not shared their name, but please ask a question. हेलो जी, आप अपना सवाल पूछें. सर, विश्वेश्वर कल्याण. जी जी सर, लोग 1 अक्टूबर को यूएस में एक शटडाउन का ऑर्डर है. जी, आगे पूछिए. सो इंडियन स्टॉक मार्केट्स में व्हाट आर स्टॉक्स like which department will suffer? We don't give stock related queries, but Dhirendra, if you could just elaborate on that succinctly. No, this is I would it's very difficult to answer, because the movement of market on a day-to-day basis is almost impossible to predict, is unpredictable. And there will be some impact. There will be talk. 6 TV channels will open at 9:30 on that day and start giving you running commentary about what will happen, what devastating thing will happen, what is a great thing that will happen, what will remain unaffected. But that is all noise. You have to see that, in the long run, if our company is going to make more money, if they are going to grow faster, if they are not going to run away with your money. And if that is the case, then, you don't need to worry anything. And it depends. All this information is very good for a trader. All this information is useful for a long-term investor like us, who actually listen to Market Mantra to do the SIPs and think of couple of years for investing for a goal like, your retirement, child's education and things like that. Thank you so much, Dhirendra. That's all the time we have. Thank you so much for joining us. And now, before we close, a reminder of the headlines. India's GST collections jumped 10% year-on-year to 1.63 lakh crore in September. Country's largest car maker, Maruti, and the second largest car maker, Hyundai, record highest ever monthly sales in September. And global crude oil prices rise 2% during the week. Brent ends near $95.5 a barrel. That's it in this edition of Market Mantra. Thanks. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.
This is Akashvani. The news